थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज एक और 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है एडियाबेटिक सैचुरेशन। एडियाबेटिक सैचुरेशन वैसे तो जीटीयू के अंदर 2 या 3 ही बार आया हुआ है सवाल, लेकिन क्या है कि अभी नया सिलेबस आप लोगों का डिज़ाइन हुआ है, तो नए कंटेंट के तौर पर कौन सा सवाल पूछा जाएगा कुछ कह नहीं सकते। टॉपिक प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने जो डेजर्ट कूलर के बारे में सुना है या फिर हमारे घर पे जो कूलर होता है वो किस तरह से काम करता है टेक्निकली, उसका बेसिक फंडा वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अगर टेक्निकली आप लोगों को कूलर का फंक्शन समझाना है, कूलर की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझानी है, तो आप इस थियरी के बेस पर समझा सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा वही टॉपिक है एडियाबेटिक सैचुरेशन, जिसका दूसरा नाम है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। दोस्तों डिह्यूमिडिफिकेशन और ह्यूमिडिफिकेशन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ह्यूमिडिफिकेशन हमारे लिए ये था कि हम लोग एयर के अंदर वाटर वेपर को ऐड करें एट कांस्टेंट ड्राइवर टेम्परेचर, तो हमारे लिए ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस थी। डीह्यूमिडिफिकेशन के अंदर ये था कि हम लोग हमारी एयर के अंदर एट कांस्टेंट ड्राइवर टेम्परेचर वाटर वेपर को रिमूव कर रहे हैं। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर ऐसा ही था, थियरी के अंदर ये था कि हम लोग हमारी एयर को ठंडा तो करते हैं लेकिन साथ में वाटर वेपर को रिमूव भी कर रहे थे। यहाँ पर आप लोगों के लिए उल्टा हो जाएगा। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों को एयर को ठंडा तो करना है लेकिन साथ में उसके अंदर वाटर वेपर को ऐड भी करना है। तो ये जो वाटर वेपर ऐड करने की प्रोसेस है, उसके बाद में आप लोगों को साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या क्या मिल सकती है या टेक्निकली क्या फंडा बनेगा, उस चीज के बारे में हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक सैचुरेशन, जिसको दूसरी भाषा में इवापोरेटिव कूलिंग भी कहा जाता है। अभी इवापोरेटिव कूलिंग मतलब क्या है? इवापोरेटिव का मतलब आप लोगों को पता है, इवापोरेशन प्रोसेस से इवापोरेटिव टर्मिनोलॉजी बनी है। इवापोरेशन प्रोसेस क्या होती है? तो हमारे जो वाटर पार्टिकल होते हैं जो वो इवापोरेट होते हैं, जिसको हम लोग गुजराती में बाष्पीभवन बोलते हैं या हिंदी में भाप बनना बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज द इवापोरेशन प्रोसेस, और उसकी वजह से हम कूलिंग कर रहे हैं। मतलब कि हमारी जो एयर एंटर होने वाली सिस्टम में, उस सिस्टम में आने वाली एयर को हम ठंडा करेंगे। दैट प्रोसेस इज नॉन एज द इवापोरेटिव कूलिंग। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम समझते हैं कि इवापोरेटिव कूलिंग किस तरह से काम करता है। लेट्स से हमारे पास में सिस्टम है, हर बार की तरह वही होगा, एक डक्ट है जिसके अंदर हम लोगों को एयर को पास आउट करवाना है। ठीक है, अभी एयर को पास आउट करना है कि अभी तक हम लोगों ने कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल किया था हीट ट्रांसफर करने के लिए। या तो ठंडा कर रहे थे तो कूलिंग कॉइल ले रहे थे, या तो हीटिंग कॉइल ले रहे थे गर्म करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पंप के थ्रू हमारे इस सिस्टम के अंदर हम लोग वाटर का नोजल के थ्रू स्प्रे करवाएंगे। अभी नोजल क्या है वो आप लोगों को पता होगा। नोजल एक ऐसा टेक्निकल डिवाइस है कि जिसके अंदर आउटलेट में आपको हायर प्रेशर के साथ में आपका लिक्विड या फ्यूल मिलेगा, जो कि डीजल इंजन के अंदर होता है फ्यूल इंजेक्टर, वन टाइप ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, या पानी का स्प्रे आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस पर करना हो, हाई प्रेशर के साथ करना हो, तो आप लोग नोजल का यूज करते हो। तो वही नोजल हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारी वही नोजल 1 2 3 ये हो गया हमारी नोजल। ठीक है, अभी नोजल के अंदर जब हम लोग हमारे पंप के थ्रू पानी को फोर्स आउट मतलब के फ्लो कर रहे हैं तो होगा क्या? अभी नोजल टेक्निकली किस तरह से होती है, तो लाइक दिस, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया। अभी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया की वजह से ये होगा कि जब आपका वाटर नोजल में से बाहर निकलेगा, एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ दैट वाटर पार्टिकल विल बी मच हायर। वहां से जो भी आपका पानी का फ्लो होगा, द प्रेशर ऑफ दैट वाटर पार्टिकल विल बी मच हायर। ठीक है, अभी हायर प्रेशर वाले जो आप लोगों के वाटर पार्टिकल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, वो वाटर पार्टिकल्स आपके एयर के साथ में मिक्स होंगे। लेट्स से एयर एट इनलेट, उसका टेम्परेचर मान लो TD पर, टेम्परेचर 1.1, और जो एयर आउटलेट में मिल रही है उसका टेम्परेचर मान लो TD2, मतलब टेम्परेचर 1.2। यहाँ पर हम लोगों ने वाटर का स्टोरेज किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को पानी मिलेगा क्योंकि कंटिन्यूसली आपका वाटर का स्प्रे हो रहा है, तो जो पानी जमा होते जाएगा वो यहाँ पर। क्लियर ना? यहाँ पर मेकअप वाटर रखेंगे क्योंकि आपको कंटिन्यूसली वाटर का स्प्रे करवाते रहना है। तो आप क्या करोगे, आपके सिस्टम के अंदर जो पानी जमा हुआ वो और एक सोर्स में से पानी, दोनों को पंप आउट करके फिर अपने सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली रिसर्कुलेट करोगे। अभी टेक्निकली होगा क्या कि जब वाटर का स्प्रे आपका एयर के साथ में होगा, एयर के साथ में उसका मिक्सअप होगा। अभी एयर का जो टेम्परेचर है
उसका टेम्परेचर TD1 हमारे वाटर के स्प्रे के टेम्परेचर की कंपेयर में ज्यादा है। द टेम्परेचर ऑफ द स्प्रे वाटर विल बी लोअर विद कंपेयर टू द एयर कमिंग इनसाइड द सिस्टम। क्या होगा, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर कैसे होगी, देखो वाटर जब नोजल में से स्प्रे करवाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो वाटर पार्टिकल्स में ही, जब वो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी हीटिंग की वजह से सम पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल गेट इवापोरेट, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है। दूसरी चीज की जब प्रेशराइज करके आप वाटर को फ्लो करवा दो, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ उसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कहीं पर भी अभी रिसेंटली की बात करो, कोरोना का समय चल रहा था, आपको पता होगा कि जो हम लोग सैनिटाइजर की टनल जो बनाते थे, आप सैनिटाइजर की टनल को याद करो कि जब उसमें से सैनिटाइजर का कंटिन्यूसली स्प्रिंकल होता था, ठीक है, तो स्प्रिंकल की वजह से क्या होता था कि उसके छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो से भी, नैनो पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स की साइज में उस स्प्रिंकल को बाहर कराया जाता था। तो वो क्या होता है, तो वो उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। वाटर के अंदर नोजल में से जब स्प्रे कराया जाता है वो सेम कंडीशन यहाँ पर आती है, तो वाटर के पार्टिकल्स बहुत ही नैनो पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स में होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करता है, और जैसे ही वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा उसके अंदर के मॉइस्चर कंटेंट दूर हो जाएगा, ड्राई फॉर्म जो होगा वो आपके वाटर के साथ में मिल जाएगा। मतलब आपकी जो एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। द हीट ऑफ योर एयर विल बी रिमूव्ड and the temperature of the air will decrease. The temperature of this water particle, जरूरी नहीं कि सबका इवापोरेशन हो, ठीक है, 100% में से एटलीस्ट 20-30% का इवापोरेशन होता है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर जमा हो जाते हैं। बाकी का क्या होगा, सिर्फ हीट ट्रांसफर तो होगी लेकिन वो इवापोरेट नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा और फिर बाद में आउटपुट में आप लोगों का एयर, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा होता है कि टेक्निकली इवापोरेटिव कूलिंग इस तरह से होता है। हमारे घर में जो कूलर होते हैं, अभी तो एसी का जमाना आ गया, लेकिन जब कूलर का यूज करते हैं घास वाली कूलर, उसके अंदर देखना हम लोग घास के अंदर पानी का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन करवा के रखते हैं। क्यों, कि जब आपका पंप चलेगा, सॉरी मोटर, जब आपकी फैन की मोटर जब चलेगी, वो जब सराउंडिंग में से एटमॉस्फेरिक एयर को सर्व करेगा तो उसको सबसे पहले किस में से पास आउट होना है, तो वो घास में से पास आउट होना है जिसके अंदर आप लोग कंटिन्यूसली वाटर का सर्कुलेशन करवा रहे हो 3 साइड से। अब घास अगर ठंडी है तो डेफिनेटली जब उसके अंदर से आपकी एयर पास होगी तो हीट ट्रांसफर करेगा, ये फंडा है। आप वाटर का स्प्रे कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर आप लोगों की नोजल जो होगी वो प्रेशराइज्ड वाटर फ्लो करवा के दे देगी, वहाँ कंटिन्यूस आप लोगों को फ्लो मिलने वाला है, क्लियर। वहाँ पे जो घास का लेयर है वो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो टेक्निकली होता क्या है, एयर टेम्परेचर ड्रॉप एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, जो मैंने पहले बोला, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर ऑफ द एयर विल बी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर पार्टिकल रिमूव हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ स्प्रेइंग वाटर इट इज इवापोरेट्स एंड इंक्रीजेस द वाटर वेपर ऑफ एयर। क्या कर रहे हैं आप लोग, वाटर का स्प्रे करवा रहे हो, तो मैंने पहले बोला छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो फ्लो होगा तो क्या होगा, जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होने की वजह से क्या होगा कि वाटर वेपर एयर के अंदर इंक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ द वाटर वेपर इनसाइड द एयर विल बी इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी लोअर देन डीटी। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि जो वाटर का यूज हम लोग कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होना चाहिए, एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, लेकिन एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर लेकिन हायर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो वाटर का यूज हम लोग करेंगे इसका यूज, उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपकी एयर से तो कम ही होना चाहिए, तभी वो हीट ट्रांसफर करेगा। वरना गर्म पानी का यूज करोगे तो यहाँ तो ऑलरेडी गर्म हवा आ रही है तो और उसको हीट ट्रांसफर करेगा। हीट ट्रांसफर करने के लिए बेसिक फंडा आपको पता है, एक ठंडी चीज है, गर्म चीज होनी चाहिए। एयर आपकी गर्म है तो पानी आपका ठंडा होना चाहिए। वो सिंपल टेक्निकल भाषा में लिखा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी लोअर देन द एयर, लेकिन उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए टू अवॉइड कंडेंसेशन। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हुआ तो आपकी एयर कंडेंस हो जाएगी, और एयर अगर कंडेंस हो गई तो एयर आपकी वाटर में कन्वर्ट होने का शुरुआत कर देगी। मतलब इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो ठंडे हो जाएंगे और उसका वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा और वो फ्रीजन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो आपके वाटर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए ताकि कंडेंसेशन ना हो, सिर्फ हीट ट्रांसफर, जिसको दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सैचुरेशन लिमिट है, जिसको बोला जाता है सैचुरेशन लिमिट। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेटिंग ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम एयर। फिर से एक और चीज,
हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए जो हीट चाहिए, यहाँ पर इसका इवापोरेशन करवाने के लिए जो हीट चाहिए वो आपको एयर में से मिलेगी। वाटर इज टेकन फ्रॉम एयर, वाटर को इवापोरेट करने के लिए क्या, वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब आप लोगों के वाटर पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वाटर को इवापोरेट करने के लिए जो सेंसिबल हीट चाहिए, दैट सेंसिबल हीट इज कमिंग फ्रॉम द एयर, वो एयर में से सेंसिबल हीट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और वही सेम चीज जो इवापोरेटेड वाटर होगा वो ऐड होगा आप लोगों के एयर के अंदर। अभी इवापोरेशन हो गया मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मतलब लोगों एयर के अंदर मिक्स अप होगा। तो एयर के अंदर जो इवापोरेटेड वाटर वेपर ऐड हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि लेटेंट हीट जो होगी वाटर की, वाटर पार्टिकल्स की जो लेटेंट हीट है वो लेटेंट हीट आपके एयर के अंदर मिक्स अप होगा, मतलब ये ट्रांसफर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल हीट ट्रांसफर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर के टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या होगा, अगर टेंपरेचर इफ द टेंपरेचर ऑफ वाटर स्प्रेड इज इक्वल टू WPT, अगर वेट पर टेंपरेचर के इक्वल हो गया, वाटर का टेंपरेचर मान लो इफ द टेंपरेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू WPT के इक्वल अगर हुआ तो क्या होगा, द नेट हीट ट्रांसफर विल बिकम जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आपने ट्रांसफर की मतलब कि यहाँ से एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी ऐड भी होगी, तो नेट हीट ट्रांसफर तो जीरो होगा। बिकॉज सेंसिबल हीट फ्रॉम एयर टू वाटर जो मैंने समझा दैट विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट फ्रॉम वाटर टू एयर, दोनों के दोनों सेम हो गए। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल नहीं हो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, ये आइडियल कंडीशन के लिए। तो क्या होगा, तो कंडीशन दो बनेगी, अगर वाटर का टेंपरेचर WPT से ज्यादा है तो देखो ये आइडियल कंडीशन है, नेट हीट ट्रांसफर क्योंकि वाटर में जितनी सेंसिबल हीट एयर में से ली उतनी ही लेटेंट हीट उसने एयर के अंदर ऐड कर दी, वो हमारे लिए आइडियल कंडीशन हुई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो दो कंडीशन बनेगी, या तो WPT से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या तो WPT से कम होगी, मतलब वेट बाय टेंपरेचर से वाटर के टेंपरेचर की वैल्यू ज्यादा होगी या तो वेट बाय टेंपरेचर से वाटर के टेंपरेचर की वैल्यू कम होगी, जिसको डिनोट हम करेंगे 1 3 डबल डैश 1 3 डैश। ये 1 2 3 ये हमारे लिए आइडियल कंडीशन है, मतलब कि दिस प्रैक्टिकली दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, या तो आपको 1 3 डबल डैश मिलेगा या तो 1 3 डैश मिलेगा। तो हम लोग वही कंडीशन देखते हैं, अगर वाटर का टेंपरेचर वेट बाय टेंपरेचर से ज्यादा है मींस 1 2 3 डबल डैश, अगर ये वाली कंडीशन है तो नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम, तो नेट हीट ट्रांसफर कहां से होगा, वाटर में से एयर में। द लेटेंट हीट ऑफ वाटर विल बी हायर विद कंपेयर टू द सेंसिबल हीट फ्रॉम एयर टू वाटर। दूसरी कंडीशन, अगर वाटर का टेंपरेचर वेट बाय टेंपरेचर से कम है, मतलब कि प्रोसेस 1 2 3 डैश, तो उल्टा कि नेट हीट ट्रांसफर होगा एयर टू वाटर, मतलब कि एयर की सेंसिबल हीट ज्यादा है विद कंपेयर टू द लेटेंट हीट ऑफ वाटर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर मिल सकती है। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, यही कूलर को ले, जब समर के अंदर पिक टाइमिंग चलता है, पिक टाइमिंग मतलब ये समझ लो कि अप्रैल मई की गर्मी के दिन के टाइम में आप लोग कूलर अगर चला रहे तो कंटिन्यूस वाटर का फ्लो हो रहा है, आप लोगों को एटमॉस्फेरिक एयर मिलते जा रही है, उस समय आप लोगों को ये लगेगा कि रूम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा हो गया। और मॉइस्चर कंटेंट क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ दिस और दिस, प्रैक्टिकली क्योंकि आप लोगों की जो नेट हीट ट्रांसफर है वो वाटर से एयर में होती है, वाटर की वैल्यू हीट ट्रांसफर की ज्यादा होगी, मॉइस्चर एयर के अंदर ज्यादा रहता है, और इसीलिए आप लोगों को जो कूलर में से हवा मिलती है उसके अंदर मॉइस्चर की वैल्यू आप लोगों को ज्यादा फील होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये सिस्टम क्या होगा, इन दिस सिस्टम स्प्रे वाटर नाइदर हीटेड नॉट कोल्ड, हम लोग जो भी पानी इसके अंदर स्प्रे कर रहे हैं ना वो गर्म होगा, ना उसको हम लोग गर्म करेंगे ना उसको ठंडा करेंगे, सो दैट WPT एंड एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट। इसीलिए आपका WPT और आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी प्रोसेस 1 to 2। फाइनल कंडीशन ऑफ एयर इज सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ द सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को जो मिल रही है वो आइडियल कंडीशन। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हम लोग आइडियल कंडीशन पकड़ के चल रहे हैं, आइडियल कंडीशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं। फाइनल कंडीशन ऑफ एयर विल बी सैचुरेटेड बट पॉसिबल व्हेन ह्यूमिडिफिकेशन इज 100%। जब ह्यूमिडिफिकेशन आपका 100% होगा मतलब ये वाली कंडीशन होगी तभी आप लोगों को सैचुरेटेड एयर मिलेगी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दो कंडीशन बताया, मैंने कूलर का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि जब कूलर में से आप लोगों को एयर मिलती है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों को फील होता है, फील क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर? एसी के अंदर आपको कभी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि एसी के अंदर ये वाली कंडीशन होती है,
एयर से वाटर में हीट ट्रांसफर होती है, दैट्स क्लियर। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। सो दैट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोसेस 1 to 2, ये टेक्निकली सही प्रोसेस है, क्योंकि अगर सैचुरेटेड एयर है तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाएगी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई पॉइंट 2 प्रोसेस 1 to 3 के लिए। तो ह्यूमिडिफाइंग की एफिशिएंसी, मतलब इस सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे दी जाती है? एफिशिएंसी ह्यूमिडिफिकेशन इज इक्वल टू TD1 - TD2 ड्राइबल टेम्परेचर एट एयर इनलेट माइनस ड्राइबल टेम्परेचर एट एयर आउटलेट डिवाइडेड बाय TD1 - TD3 ड्राइबल टेम्परेचर एट एयर इनलेट माइनस ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ एयर वाटर, जो भी वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग स्पेसिफिक हीट ले लेंगे, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ले लेंगे W2 - W1 अपन W3 - W, और उसका बेस्ट एग्जांपल है इवापोरेटिव कूलर, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डेजर्ट कूलर, जो कि हम लोग यूज करते हैं समर सीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि इवापोरेटिव कूलिंग करने के लिए आप लोगों को समर सीजन के जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है ठंडी हवा के लिए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सवाल जीटीयू में 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर ये 3 तरीके से नहीं पूछा तो चौथा तरीका ये आप लोगों को ये लिखा होगा, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द प्रोसेस ऑफ डेजर्ट कूलर और एक्सप्लेन इन ब्रीफ डेजर्ट कूलर। तब आप लोगों को ये डायग्राम और साइक्रोमेट्रिक चार्ट तो सभी सिस्टम में ड्रॉ करना है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट अगर ड्रॉ नहीं किया तो समझ लो कि आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स तो वहीं काट लेंगे। 3 मार्क्स का सवाल होगा तो 1 मार्क्स को काटे देंगे, और 7 मार्क्स का सवाल है तो 2 मार्क्स काट लेंगे। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस टॉपिक में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।